थर्ड फ्लोर। आव्या जैसे ही थर्ड फ्लोर में पहुंचती है वहां का नजारा देखकर थोड़ा डर जाती है क्योंकि उस फ्लोर पर लाइट नहीं थी, वह फ्लोर पूरा अंधेरा था। आव्या फोन का फ्लैश लाइट ऑन करके आगे बढ़ने लगती है। उसके कदम धीरे धीरे बढ़ रहे थे। इतना अंधेरा होने की वजह से आव्या डर से सिहर रही थी। उस फ्लोर पर कमरे बहुत थे लेकिन सभी कमरे में ताले लगे हुए थे। आव्या चलती जा रही थी, उसमें बस उसके चलने की आहट ही सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे आव्या बढ़ रही थी उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है, पर वह पीछे लाइट से देखती तो कोई नहीं होता। अब तो आव्या के माथे पर पसीने आने लगे थे। कुछ आगे एक रेड कलर की लाइट की लाइन हुई थी, मतलब एक लेजर लाइट ने एक लाइन बनाई थी। उस अंधेरे से जगह में एकमात्र वो लाइट दिख रही थी। उस लाइट से एक लाइन खींची गई थी। आव्या धीरे धीरे उस ओर बढ़ने लगती है। पहुंचते ही वह जैसे ही उस लाइट को पार करने के लिए कदम बढ़ाने लगती है, उसके पीछे एक चमचमाती तलवार की धार से कोई उसके पीठ पर मारने वाला होता है। वह तलवार उसकी पीठ तक पहुंचती तभी कोई आव्या को आगे से खींच लेता है और उस इंसान को एक लात मारता है। वह इंसान धड़ाम से फर्श में गिर जाता है। गिरते ही वह बहुत फुर्ती से वहां से भाग जाता है। वहीं अचानक खींचने की वजह से आव्या का फोन हाथ से छूटकर गिर जाती है। फ्लैश लाइट भी ऑफ हो जाती है और फिर एक बार एकदम अंधेरा छा जाता है। अंधेरे के बावजूद आव्या को सामने वाले को उसकी खुशबू से पहचान लेती है कि ये और कोई नहीं रुद्र ही है। आव्या कुछ कहती तभी झटके से रुद्र आव्या को दीवार से सटा देता है। आव्या कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। रुद्र अंधेरे में आव्या के चेहरे को देखते हुए एकदम सर्द आवाज में कहता है, क्यूरियोसिटी किल द कैट बेबी गर्ल। आव्या रुद्र की इतनी सर्द आवाज सुनकर कसकर उसके शर्ट को पकड़ लेती है। आव्या हकलाते हुए कहती है, वो मैं बस। आव्या इसके आगे कुछ बोलती रुद्र तुरंत उसके होठों पर उंगली रख देता है। आव्या सिहर उठती है। रुद्र झुककर आव्या के कान में बोलता है, यू नो बेबी गर्ल, अगर मैं नहीं आता तो तुम्हारा क्या होता। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। इतना बोलते ही वह फिर एक बार सर्द आवाज में कहता है, अपनी जान खतरे में डाली तुमने बेबी गर्ल, इसकी पनिशमेंट तो तुम्हें मिलकर रहेंगी। जैसे ही आव्या पनिशमेंट सुनती है उसका डर बाहर आ जाता है। उसके दिमाग में वो सारी सीन फिर से चलने लगती हैं। आव्या डर से झटपटाते हुए कहती है, न न नहीं प्लीज नहीं, मुझे वो सब नहीं देखना। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। बोलते हुए वह एकदम से रोने लगती है। रुद्र आव्या के मुंह पर हाथ रखकर कहता है, शश बिल्कुल चुप। इतना बोलते ही रुद्र आव्या को प्यार से अपने सीने से लगा लेता है। आव्या सिसकते हुए रुद्र से कहती है, मुझे वो सब नहीं देखना प्लीज। रुद्र आव्या के बालों को सहलाते हुए कहता है, तुम ऐसा काम क्यों करती हो बेबी गर्ल की मैं मजबूर हो जाऊं। आज के बाद नहीं करूंगी, प्लीज मुझे छोड़ दो। आव्या एकदम से सिसकते हुए बोल पड़ती है। रुद्र प्यार से आव्या के माथे पर किस करके कहता है, ओके अब चुप हो जाऊं। आव्या धीरे धीरे अपनी सिसकना बंद करती है। जब आव्या पूरी तरह से शांत हो जाती है तो रुद्र आव्या का हाथ पकड़कर ले जाने लगता है। आव्या रुद्र के साथ जाने से भी डर रही थी लेकिन इस अंधेरे सी जगह में रुद्र के साथ के अलावा उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रुद्र उस अंधेरे में भी चलता जा रहा था। एक जगह पहुंचकर वह अपना हाथ आगे करके दरवाजे पर रखता है। ऐसा करते ही वह दरवाजा खुल जाता है। रुद्र आव्या को लेकर अंदर जाता है। अंदर पूरी व्हाइट कलर की लाइट थी और एकदम शांति थी। रुद्र आव्या को लेकर एक कमरे में जाता है जहां एक लेडी डॉक्टर बैठी कुछ रिपोर्ट्स देख रही थी। आव्या की नजर अब धीर पर चली जाती है जो बैठा हुआ फोन पर कुछ कर रहा था। आखिर में उसकी नजर एक औरत पर पड़ती है जो बेड पर बेसुध सी लेटी हुई थी। आव्या उसे पहचानने की कोशिश करने लगती है क्योंकि उसने पहले भी इस औरत को देखा था, पर कहाँ देखा था ये उसे बिल्कुल भी याद नहीं आ रही थी। रुद्र आव्या का हाथ छोड़कर उस औरत की ओर बढ़ने लगता है। रुद्र जाकर स्टूल पर बैठता है और उस औरत का हाथ पकड़कर शांति से उसके चेहरे को देखने लगता है। आव्या समझ नहीं पाती कि आखिर उसने इस औरत को कहाँ देखा था और रुद्र का उससे क्या रिश्ता है। आव्या वहीं खड़ी बस उसे देखती रहती है। तभी उसे रुद्र की आवाज आती है, कम हियर बेबी गर्ल। आव्या आवाज सुनकर कुछ देर तक तो खड़ी रहती है, फिर कुछ सोचते हुए रुद्र के पास चली जाती है। आव्या के पास पहुंचते ही रुद्र उसे खींचकर अपने गोद में बिठा देता है। आव्या रुद्र के गले में बाहें डाल लेती है। रुद्र उस औरत को देखते हुए शांति से कहता है, शी इज माई मॉम। ये सुनते ही आव्या हैरानी से उस औरत को देखती है। यह औरत नैना ही थी। आव्या को लगा था कि रुद्र की कोई माँ नहीं है, वह मर चुकी है और उसने उसके घर में भी नैना की एक भी तस्वीर नहीं देखी थी। आव्या सवालों से घिरी हुई नैना को देखती है, फिर रुद्र को देखती है। रुद्र के एक्सप्रेशन आज इतने शांत थे जिसे आव्या ने कभी नहीं देखा था। रुद्र आज एक नॉर्मल इंसान लग रहा था पर उसके चेहरे पर वही चार्मिक थी। रुद्र नैना से नजरें हटाकर आव्या को देखता है। दोनों की नजरें आपस में मिल जाती हैं। आव्या को रुद्र की आंखों में एक अलग ही एहसास दिख रहे थे।
रुद्र एकदम खामोशी से आव्या को गले लगा लेता है। आव्या भी पता नहीं क्यों रुद्र के इस खामोशी में गुम सी हो जाती है और वह भी रुद्र के पीठ पर हाथ रख लेती है और अपना चेहरा उसके गर्दन में छिपा लेती है। रुद्र आव्या के कंधे पर चीन टिकाए नैना को देखते रहता है। आज उसके पास दो सुकून थे, एक तो उसकी मॉम और दूसरी आव्या। अगली सुबह अव्यान और प्रज्ञा एक दूसरे को बाहों में भरकर सुकून से सो रहे थे, पर सुबह की हल्की सूरज की रोशनी से प्रज्ञा की नींद खुल जाती है। प्रज्ञा की आंखें खुलते ही अव्यान का हैंडसम सा चेहरा दिखता है, जो उसके चेहरे के बहुत करीब था। प्रज्ञा अव्यान के चेहरे को कुछ पल यूं ही देखती रहती है, फिर एकदम से उसे कुछ ख्याल आता है तो उसका चेहरा मुरझा जाता है। प्रज्ञा अव्यान के चेहरे को देखते हुए मन ही मन कहती है, काश काश कि ऐसा होता, आप मेरे बचपन से अब तक के प्यार को समझ पाते। बचपन में भी आप मुझसे दूर रहते थे और अब भी हम दूर हैं, इतने करीब होकर भी आप मुझसे बहुत दूर हैं। बोलते हुए प्रज्ञा के चेहरे पर दर्द दिखता है। प्रज्ञा अव्यान के हाथ को अपने ऊपर से हटाती है और उठकर वॉशरूम चली जाती है। सूरज की रोशनी चेहरे पर पड़ने से अव्यान की भी आंखें खुल जाती हैं। अव्यान उठकर बैठता है, बैठते ही अपना फोन उठाकर चेक करता है। अव्यान रोनी को कॉल करता है। रोनी के कॉल रिसीव करते ही अव्यान उसे सर्द आवाज में कहता है, 5 मिनट में मुझे उनकी बर्बादी न्यूज में दिखनी चाहिए। अव्यान बोलकर तुरंत कॉल कट करता है। फोन को टेबल पर रखकर वह अपनी और प्रज्ञा की शादी की फोटो देखता है। प्रज्ञा वॉशरूम से निकलती है तो उसकी नजर सीधे बेड पर बैठे अव्यान पर पड़ती है। प्रज्ञा तुरंत अपनी नजरें अव्यान से हटाकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हो जाती है। अव्यान प्रज्ञा को देखकर गहरी सांस लेता है और उठकर वॉशरूम चला जाता है। प्रज्ञा एक नजर बंद दरवाजे को देखती है, फिर जल्दी से जाकर अव्यान के फोन को उठाकर देखने लगती है। अव्यान के फोन में लॉक था, लेकिन इस वक्त उसने गलती से खुला ही छोड़ दिया था। प्रज्ञा वॉशरूम के दरवाजे को देखते हुए जल्दी से अव्यान के फोन में कुछ करती है और फिर जल्दी से उसे बंद करके अपना फोन उठाकर तेज कदमों से बाहर चली जाती है। कुछ ही देर में अव्यान वॉशरूम से टॉवल में बाहर आता है। वह टेबल की ओर बढ़कर टीवी ऑन करके न्यूज चैनल लगाता है। टीवी में एक न्यूज हाईलाइट कर रही थी, सिन्हा कंपनी के सभी शेयर होल्डर्स ने ले लिए अपने शेयर वापस, जिस वजह से बस कुछ वक्त में ही संयम सिन्हा की कंपनी हुई बर्बाद। कहा जा रहा है ये एक साजिश है, लेकिन किसने की ये किसी को खबर नहीं। संयम सिन्हा ये बर्बादी देख नहीं पाए, जिस वजह से बिगड़ी उनकी हालत। अब उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। अव्यान इतना देखते ही टीवी बंद करता है। संयम सिन्हा सितारा के पापा है। अव्यान ने सितारा के साथ साथ उसके फैमिली को भी टारगेट किया था। भले ही गलत बात थी, लेकिन अव्यान इतना अच्छा भी नहीं था। उसे तो ये सोचकर ही इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर गलती से भी ड्रग्स के नशे में उसने सितारा को छू लिया होता तो क्या होता, वह प्रज्ञा यानी सहस्त्रा को क्या जवाब देता। ये सब सोचते हुए अव्यान अपने कपड़े पहनता है। तैयार होते ही वह अपना फोन लेता है। फोन पकड़ते ही उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाती है। अव्यान फोन को एक नजर देखकर पॉकेट में रखता है और कमरे से निकल जाता है। नीचे जाकर वह चारों तरफ देखता है, सब घर वाले मौजूद थे पर प्रज्ञा गायब थी। उसके साथ वह ये भी नोटिस करता है कि रोनी और आव्या भी नहीं है। अव्यान बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाता तभी काव्या उसे बुलाती है। अयान, कहाँ जा रहे हैं? अव्यान मुड़कर काव्या को देखता है। काव्या अव्यान के पट्टी को देखते हुए कहती है, चोट ठीक नहीं हुई है, नाश्ता करके दवाई खा लीजिए और आज आप कहीं नहीं जाएंगे। बोलते ही काव्या अव्यान के हाथ को पकड़कर डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ जाती है। काव्या अव्यान को चेयर पर बैठाती है, फिर उसके पास प्लेट लगाते हुए कहती है, पता नहीं ये परी कहाँ रह गई, ऐसे कौन से पेशेंट को पूरी रात देखती है। ध्रुवंश जूस पीते हुए कहता है, हाँ उसने कल रात मुझे भी मैसेज किया कि वह बहुत लेट हो जाएंगी, पर ये नहीं पता था कि हॉस्पिटल में ही पूरी रात गुजार लेंगी। ये सुनकर अव्यान खाते हुए रुक जाता है, फिर कुछ सोचकर नाश्ता करने लगता है। दूसरी तरफ आव्या वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकलती है। रुद्र आव्या को देखता है, फिर झुककर नैना के माथे पर किस करके आव्या की ओर बढ़ जाता है। रुद्र आव्या का हाथ पकड़ता है, दोनों अब वहां से निकल जाते हैं। धीर पहले ही वहां से निकल चुका था। वही लेडी डॉक्टर वहीं बैठी रहती हैं। बाहर जाकर देखती है तो अब तक उस फ्लोर पर अंधेरा था, लग ही नहीं रहा था कि सुबह हो चुकी थी। रुद्र उसी अंधेरे से होकर आव्या को लेकर जाता है। दोनों लिफ्ट के अंदर जाते हैं। लिफ्ट के अंदर जाते ही रुद्र आव्या को दीवार से सटाता है। आव्या सिर उठाकर सवालिया नजरों से रुद्र को देखने लगती है। रुद्र आव्या के हाथ को दीवार से सटा देता है और उसके चेहरे के करीब झुककर कहता है, खुद की जान खतरे में डालने की पनिशमेंट अब तक नहीं मिली तुम्हें बेबी गर्ल। आव्या बस रुद्र को देखती रहती है। रुद्र आव्या के आंखों में देखकर कहता है, तुम्हारी पनिशमेंट है। बोलते हुए रुद्र आव्या के चेहरे को बहुत गौर से देखता है। आव्या रुद्र के ऐसे बोलने से नर्वस होने लगती है। रुद्र एकदम से बोलता है, किस मी बेबी गर्ल। आव्या अपनी आंखें बड़ी करके रुद्र को देखती है। रुद्र आव्या के रसीले होंठ को देखते हुए कहता है, मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता।
लेकिन अगर तुमने खुद मुझे किस किया तो मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूंगा, क्योंकि जबरदस्ती करने के लिए भी मुझे तुम्हारी परमिशन चाहिए। उसी परमिशन के लिए मुझे किस करो। जस्ट किस मी बेबी गर्ल। रूथ की बातों को सुनकर आव्या बहुत ज्यादा हैरान थी। रूथ बोल तो ऐसे रहा था जैसे कोई लड़की अपनी जबरदस्ती करने के लिए परमिशन देंगी, पर पता नहीं आव्या को रूथ का चेहरा देखकर क्या होता है। वह बुरा सा मुंह बनाकर कहती है, पर तुमने ब्रश नहीं की है। आव्या को याद था कि रूथ फ्रेश नहीं हुआ था, जिस वजह से वह सीधे सीधे बोल देती है। रूथ भौहें चढ़ाया आव्या को देखता है, फिर कहता है, सो व्हाट बेबी गर्ल, इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैंने ब्रश किया है या नहीं। आव्या उल्टी करने का नाटक करते हुए कहती है, छी आप, कितना गंदा स्मेल आता है, मेरे मुंह का टेस्ट खराब हो जाएगा, मुझे नहीं करना। रूथ अपनी एक आईब्रो उठाए आव्या को देखता है, फिर कहता है, ओह रियली, बस प्रॉब्लम शॉर्ट हो उठोकर शादी हो जाने दो, फिर तुम्हें दिखाता हूँ गंदा किसे कहते हैं। ब्रश तो छोड़ो, नहाने भी नहीं दूंगा तुम्हें। ये सुनकर आव्या की हैरानी आंखें और ज्यादा हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। रूथ का वही पहला वाला नेचर जो आव्या पहली मुलाकात में मिली थी। रूथ का पहला नेचर वापस लौटने की वजह से आव्या तो अब रूथ के डेंजर रूप को कुछ पल के लिए भूल ही चुकी थी। रूथ की बातें मजाकिया कभी नहीं होती थी, वह ये सब बिल्कुल सीरियस होकर कहता था। अब ये तो आगे ही पता चलने वाला था कि आखिर रूथ आव्या के साथ शादी के बाद क्या करता है। आई होप यू ऑल लाइक माई स्टोरी। नोट, आप सबको गलतफहमी हो रही है, ये अव्यान का हॉस्पिटल नहीं है। अव्यान का हॉस्पिटल पटना में था, अब ये लोग गोवा में हैं। एक कमरे में एक लड़की की आवाज आ रही थी, उसके साथ थप्पड़ की भी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अव्यान कमरे का दरवाजा खोलता है तो सामने देख उसके फेस एक्सप्रेशन एकदम से बदल जाते हैं। कमरे में सितारा को एक लड़की ने पकड़ रखा था और प्रज्ञा बहुत गुस्से में बस सितारा को थप्पड़ मारते जा रही थी। सितारा का चेहरा थप्पड़ के निशान से पूरा लाल हो चुका था और उसके होठों के कोनों से खून बह रहा था। इससे साफ पता चल रहा था कि प्रज्ञा ने किस तरह उसे मारा। प्रज्ञा के हाथ रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, वह लगातार थप्पड़ पर थप्पड़ सितारा को मार रही थी। सितारा की बस दर्द भरी आवाज आ रही थी। प्रज्ञा के हाथ भी अब थप्पड़ मारते मारते लाल हो चुके थे। सितारा दर्द में रोते हुए कहती है, आहा प्लीज। इसके आगे उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था और प्रज्ञा तो उसकी कोई आवाज सुन ही नहीं रही थी। रोनी बस वहां खड़ा लाचारी से प्रज्ञा को देख रहा था। अव्यान ये सब कुछ देखते हुए आगे बढ़ता है। प्रज्ञा के पास पहुंचते ही अव्यान प्रज्ञा को पीछे से पकड़ लेता है, पर प्रज्ञा फिर भी नहीं रुकती। वह अपने पीठ से अव्यान को धक्का देकर सितारा को मारती ही जा रही थी। अव्यान पीछे से उसके हाथों को पकड़कर हक कर लेता है। प्रज्ञा एकदम गुस्से से छटपटाते हुए कहती है, छोड़ो मुझे, मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगी, जान से मार दूंगी इसे। प्रज्ञा को गुस्से में ये तक नहीं दिख रहा था कि उसे किसने पकड़ा हुआ है, वह बस अपने गुस्से में आग की तरह जल रही थी। प्रज्ञा अव्यान से खुद को छुड़ाकर फिर से सितारा को एक थप्पड़ मारने वाली होती है कि अव्यान उसकी बाजू पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। प्रज्ञा गुस्से से लाल आंखों से अव्यान को देखती है। अव्यान प्रज्ञा की कमर को पकड़कर अपने करीब कर लेता है और उसे देखते हुए कहता है, शांत। उसके इतना बोलते ही प्रज्ञा गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, मैं शांत क्यों रहूं? इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई आपको अपना बनाने के बारे में सोचने की? प्रज्ञा इतना बोलकर सितारा को देखती है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। प्रज्ञा उसे देखते हुए गुस्से से उबलते हुए कहती है, क्या सोचा था इसने, आपके साथ रात बिताएगी और प्रेग्नेंट होकर आपकी बनेगी इसकी तो मैं। बोलते ही प्रज्ञा सितारा की ओर बढ़ती है। अव्यान तक प्रज्ञा को रोक नहीं पा रहा था। कहते हैं न कि औरत कमजोर होती है, लेकिन उनकी ताकत का अंदाजा तब होता है जब वह गुस्से में होती है, तो स्ट्रॉन्ग परफेक्ट बॉडी वाले इंसान तक उसे संभाल नहीं सकते। आज अव्यान का हाल ऐसा ही कुछ था, वह अपनी बीवी को संभाल नहीं पा रहा था। प्रज्ञा अव्यान को अपने साथ खींचते हुए लेकर चली जा रही थी। रोनी को तो अव्यान की हालत देख हंसी आ रही थी। प्रज्ञा के ऐसे आगे बढ़ने से सितारा डरकर पीछे होने लगती है। सितारा तो सहस्त्रा के नृत्य की फैन थी और आज उसी के हाथों मार खा रही थी। प्रज्ञा सितारा के पास पहुंचती उससे पहले अव्यान प्रज्ञा को पीछे से टाइटली हक करके कंधे पर किस कर लेता है। अव्यान के किस करते हैं प्रज्ञा सुन्न पर जाती है, वह बर्फ की तरह जम जाती है। अव्यान को जब समझ आता है कि प्रज्ञा कंट्रोल में आ चुकी है तो इशारे से वह सितारा को ले जाने को कहता है। जिस लड़की ने सितारा को पकड़ा था वह सितारा को खींचते हुए लेकर जाती है। उन दोनों के जाते ही रोनी भी निकल जाता है। सबके जाते ही अव्यान प्रज्ञा को छोड़कर धीरे से अपनी ओर पलटता है। प्रज्ञा की सांसें तेज थी, वह नजरें झुकाए हुए थी। अव्यान प्रज्ञा के चिन को पकड़कर ऊपर करता है। प्रज्ञा का पूरा शरीर सिहर उठता है। प्रज्ञा की नजरें अब तक झुकी हुई थी। अव्यान प्रज्ञा की झुकी नजरें देखकर कहता है, लुक एट मी सजनी। अव्यान के ये बोलते ही प्रज्ञा का दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है। अव्यान फिर से कहता है,
मेरी तरफ देखो। प्रज्ञा अब तक उसी तरह नजरें झुकाए ही रहती थी। अव्यान प्रज्ञा के गाल पर हाथ रखे बहुत गौर से उसे देखता है। प्रज्ञा अव्यान के ऐसे हाथ रखने से अपनी आंखें बंद कर लेती है। वह अव्यान के हर छुबन को महसूस कर रही थी। प्रज्ञा बहुत धीरे से कहती है, उसे मैं नहीं छोड़ूंगी, उसने आपको मुझसे छीनने की कोशिश की। बोलते ही प्रज्ञा नजरें उठाकर अव्यान को देखती है। अव्यान प्रज्ञा के आंखों में दिख रहे गुस्से को देखता है और उसके करीब झुककर अपनी नाक को प्रज्ञा के नाक से रगड़ते हुए कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी डेंजरस हो। आई मीन अब तो लगता है मुझे तुमसे डरना चाहिए। प्रज्ञा के ऐसे करने से अपनी साड़ी को कसकर पकड़ लेती है। अव्यान अब प्रज्ञा के माथे पर किस करके कहता है, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, हमारे बीच न कभी कोई आएगा और नहीं मैं आने दूंगा। प्रज्ञा अव्यान के बातों में गुम हुई बस उसे ही देखती रहती है। अव्यान प्रज्ञा को एकदम से गोद में उठा लेता है। प्रज्ञा अपने बाहें उसके गले में लपेट लेती है। अव्यान प्रज्ञा को लेकर बाहर जाता है। दोनों कार में बैठ जाते हैं। कार में बैठते ही कार स्पीड से वहां से निकल जाती है। आव्या घर पहुंच चुकी थी। वह रुद्र के मॉम यानी नैना के बारे में सोच रही थी। आव्या ने नैना को पहले देखा था जब वह सिंघानिया विला कभी कभी आती थी, लेकिन आव्या छोटी थी तो उसे इतना अच्छे से याद नहीं था क्योंकि उसने कभी नैना से बात नहीं की थी। आव्या फ्रेश होती है। आज उसका हॉस्पिटल जाने का बिल्कुल प्लान नहीं था। आव्या जींस टॉप और जैकेट पहनकर रेडी होती है। वह ध्रुवंश के कमरे में जाती है। ध्रुवंश इस वक्त अपने गन में बुलेट डाल रहा था। आव्या उसे पास जाकर खड़ी होकर कहती है, अंश चलो आज कॉफी डेट पर चलते हैं। ध्रुवंश नजरें उठाए आव्या को ऊपर से नीचे देखता है, फिर भौहें चढ़ाकर कहता है, तुम्हें पता है ट्यूलिप, तुम मुझे कॉफी डेट के लिए प्रपोज कर रही हो। आव्या हाँ में सिर हिलाकर जवाब देती है, हाँ तो मैं तो कर रही हूँ तुम्हें प्रपोज कॉफी डेट के लिए। आप ज्यादा नखरे मत दिखाओ, चलो जल्दी। बोलते ही आव्या ध्रुवंश का हाथ पकड़ लेती है। ध्रुवंश गन को ड्रॉ में रखता है और आव्या के साथ चला जाता है। कॉफी शॉप। ध्रुवंश और आव्या आमने सामने बैठे कॉफी का मजा ले रहे थे। दोनों के बीच बातें भी हो रही थी। दोनों शांत से कॉफी पी ही रहे थे, तभी अचानक कयारा ध्रुवंश के हाथ से कॉफी कप फेंक देता है। आव्या हैरानी से उसे देखती है। कयारा ध्रुवंश की कॉलर को पकड़ लेती है। उसके चेहरे पर गुस्सा था। कयारा ध्रुवंश की आंखों में देखकर गुस्से से कहती है, 2 दिन से मैं तुम्हारा कॉफी शॉप में इंतजार कर रही हूँ और तुम यहाँ किसी और के साथ कॉफी डेट कर रहे हो। आव्या उसी बात सुन खड़ी हो जाती है। ध्रुवंश कयारा के हाथ को अपनी सर्द भरी नजरों से देखने लगता है। वह सर्द आवाज में कहता है, रिमूव योर हैंड्स। बोलते हुए उसका फेस एकदम डार्क हो जाता है। कयारा भी कम नहीं थी। वह उसकी कॉलर को छोड़ने के बजाय और कसकर पकड़ लेती है और कहती है, नहीं छोड़ूंगी। आव्या कभी ध्रुवंश को देखती तो कभी कयारा को। कॉफी शॉप पर मौजूद इंसान भी दोनों को ही देख रहे थे। ध्रुवंश जब देखता है कयारा उसकी बात नहीं सुन रही तो वह एकदम से ही झटके से धक्का देकर दोनों हाथ को पकड़ लेता है और टेबल पर उसे लेटा देता है। अब कयारा टेबल पर लेटी थी और ध्रुवंश उसके ऊपर था। कयारा ध्रुवंश की आंखों में देखने लगती है। वहां पर मौजूद लोग दोनों का वीडियो बना रहे थे। आव्या को तो इस वक्त हंसी आ रही थी, पर वह खुद की हंसी को कंट्रोल करके रखी हुई थी। आव्या जमीन पर अपने एड़ियों के बल बैठती है और दोनों को देखते हुए कहती है, गाइस ये सब कमरे में कर लेना क्योंकि अगर ऐसे ही रहे तो तुम दोनों न्यूज में ट्रेडिंग पर आ जाओगे। बोलकर आव्या मुस्कुराने लगती है। कयारा सिर घुमाकर आव्या को देखकर कहती है, अपनी बकवास बंद कर, एक तो तू मेरे क्रश को यहाँ डेट पर लेकर आई है और ऊपर से अपनी बत्तीसी दिखा रही है। दोनों की बातें सुनकर ध्रुवंश दोनों को देखने लगता है, फिर आव्या को देखकर सवाल करता है, ट्यूलिप इसे तुम जानती हो? आव्या दांत दिखाकर प्राउडली हाँ में सिर हिलाती है। ये सुनते ही ध्रुवंश कयारा को देखता है और उसका हाथ छोड़कर उसके ऊपर से उठ जाता है। आव्या भी जमीन से उठकर चेयर पर बैठती है। कयारा जो लेटी हुई थी वह भी उठकर टेबल पर ही बैठ जाती है। उठते ही कयारा की नजर उन लोगों पर पड़ती है जो वीडियो कर रहे थे। कयारा ये देखकर चिल्लाते हुए कहती है, अबे यहाँ कोई टीवी शो चल रही है, डिलीट कर वरना न तुम लोग सलामत रहोगे न तुम लोगों के फोन। वह सब लोग जो वीडियो कर रहे थे वह तुरंत ही वहां से भाग जाते हैं। कयारा अब आव्या और ध्रुवंश को देखती है जो उसे ही घूर रहे थे। कयारा दोनों को इग्नोर करके अपने पीठ पर लगी गंदगी को झाड़ने लगती है। आव्या भी कयारा के हरकतों को इग्नोर करके कहती है, अंश ये मेरी दोस्त है कयारा सहगल, कॉलेज में हम दोनों एक साथ ही थे। ध्रुवंश कयारा के बॉडी लैंग्वेज को देखकर कहता है, अच्छा पर इसे देखकर तो बिल्कुल नहीं लगता कि इसने डॉक्टरी की पढ़ाई के बारे में सुना भी होगा। ये सुनकर आव्या हंसने लगती है। कयारा ध्रुवंश के करीब झुककर कहती है, क्योंकि मुझे डॉक्टरी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। आव्या हंसते हुए कहती है, हाँ क्योंकि तुम्हें तो अंश में इंटरेस्ट है। कयारा ध्रुवंश को देखकर पूछती है, तुम्हें मैंने उस दिन शाम को आने के लिए कहा था ना, क्यों नहीं आए? ध्रुवंश उसे इग्नोर करके दूसरी तरफ देखने लगता है। आव्या भी ध्रुवंश को देखती है जिसे कयारा पर जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। आव्या ये देखकर शांत हो जाती है।
वहीं कयारा भी ये देखती है तो ध्रुवंश के चेहरे को बहुत गौर से देखती है। कयारा अब टेबल से उठकर चेयर पर बैठ जाती है। आव्या और कयारा बातें करने लगती है। ध्रुवंश साइड में जाकर कॉल पर बात करने लगता है। कयारा आव्या से बात करते हुए बार बार ध्रुवंश को देखने लगती है, जो आव्या भी अच्छी तरह से नोटिस कर रही थी। रात हो चुकी थी। अव्यान पूरे दिन प्रज्ञा के साथ वक्त बिताना चाहता था तो उसने बिता लिया। अब दोनों एक बीच के पास थी जहां रेड रोज और लाइटिंग से वह जगह सजा हुआ था। प्रज्ञा चारों तरफ उस जगह को देख रही थी। अव्यान एक जगह पर टिककर खड़ा उसे देख रहा था। प्रज्ञा के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट थी। प्रज्ञा की मुस्कुराहट देखकर अव्यान आगे बढ़ता है और पीछे से उसे हक कर लेता है। अव्यान प्रज्ञा के पेट पर हाथ रख लेता है। प्रज्ञा भी अव्यान के हाथ पर अपने हाथ रख लेती है। प्रज्ञा मुस्कुराते हुए कहती है, कितना प्यारा है ये सब, क्या ये सब आपने किया? बोलते हुए वह चारों तरफ देख रही थी। अव्यान प्रज्ञा के कान में मदहोशी भरी आवाज में कहती है, हाँ तुम्हारे लिए। बोलते ही अव्यान प्रज्ञा के कान में किस करता है। प्रज्ञा खुद में खुद को समेटने लगती है। अव्यान उसी तरह से पकड़े हुए प्रज्ञा को टेबल के पास लेकर जाता है और टेबल पर ढके ढक्कन को हटाता है। ढक्कन हटाते ही प्रज्ञा वह देखने लगती है। टेबल पर चॉकलेट केक थी और उस पर लिखा हुआ था, हैप्पी 6 मंथ एनिवर्सरी। ये देखकर प्रज्ञा का चेहरा खिल उठता है। अव्यान अब दूसरे ढक्कन को हटाता है। वहां पर एक केक थी। प्रज्ञा जैसे ही दूसरे केक में लिखे शब्द को पढ़ती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। नोट, ऑलरेडी 1 मंथ से ज्यादा हो चुके हैं आव्या के साथ वो सब हुए। हम जब कुछ बुरा देखते हैं तो ज्यादातर 1 या 2 हफ्ते के लिए उससे प्रभावित होते हैं, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। रुद्र अब उससे अच्छा बिहेव करता है इसलिए अब वह नॉर्मल है। और एक बात बतानी थी, इस बार मैंने कुछ नहीं पढ़ा है और मेरी एग्जाम स्टार्ट होने वाली है तो मैं 1 महीने के लिए चैप्टर अपलोड नहीं करूंगी। सो गाइस, तब तक के लिए मेरा इंतजार करना।